नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा लिए चलते हैं आपको। सीएम भूपेश बघेल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कारवा क्यों लूटा? अडानी जी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये आईसीसी में मैं भी वहां उपस्थित था। गहलोत जी, वेणु जी, जयराम रमेश जी भी साथ में थे, प्रियंका जी भी थी, लेकिन किसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और इसी प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच में लखनऊ आए हैं और इन सवालों का जवाब हमें लेना है कि आखिर 20,000 करोड़ किसका था, क्यों इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सेल कंपनियां किसकी थी। और दूसरी बात, जब ये कंपनी के लगातार शेयर गिर रहे थे और 60% तक गिर गया, तब हमारे एसबीआई के, एलआईसी के पैसे किसके आदेश पर अडानी के कंपनियों में लगाया जा रहा था। ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है, नेता हैं, उनसे हम लेना चाहते हैं। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। नहीं, एक एक करके सवाल ले लीजिए, एक एक करके। राहुल जी को बचाने की जरूरत नहीं है। राहुल जी खुद देश के युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं की आवाज बन चुके हैं। राहुल जी 4.5 महीना भारत यात्रा किए, महंगाई, बेरोजगारी और समाज में जो खाई है उसे पाटने के लिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है। सवाल राहुल जी का नहीं है, सवाल देश का है। और सवाल इस बात का है कि अडानी से प्रधानमंत्री जी के संबंध और अडानी ने जो सेल कंपनी है उसके पैसे कहां, किसने लगाया, क्यों लगाया, और लोगों को जो पैसा एलआईसी और एसबीआई का जो लगा है उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। देखिए, 2 तरीके हैं इसके। यही तो तानाशाही रवैया है कि सदस्य जो बोलने वाले हैं उसको मुंह बंद कर दो, लोकसभा में उसके भाषण के एक्सपंज कर दो, लगातार लोकसभा को बाधित करो और अब उसकी सदस्यता रद्द। लेकिन राहुल जी की आवाज आप बंद नहीं कर सकते। राहुल जी की आवाज आम जनता की आवाज बन चुकी है। वही मैं जवाब दे रहा हूं। एक तरफ न्यायालय की लड़ाई है, वो हमारे लीगल सेल के लोग हैं, वो उस लड़ाई के लड़ेंगे। दूसरी जो लड़ाई है, अडानी का जो मुद्दा है, जो हजारों करोड़, लाखों करोड़ जो डूब गया, ये लड़ाई जनता के बीच में जाके हम लड़ेंगे। अभी खाबरी जी के नेतृत्व में लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ, अब इसको निचले स्तर पर हम ले जाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे। एएनआई से एक सवाल है, उसके बाद अजीत विशाल ने एक एक करके सवाल आ जाए। पहले एएनआई से सवाल आपको पे ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं, प्लीज एएनआई लेंगे, फिर अजीत विशाल, फिर आपको ले रहे हैं। सत्याग्रह पूरे दुनिया को कांग्रेस ने सिखाया। ये तो अंग्रेजों के और मुसोलिनी के मानने वाले हैं। हमारी पार्टी है वो परंपरागत पार्टी है, जो देश के ऋषि मुनियों ने, बुद्धिजीवियों ने जो कुछ दिया वो सब हमारे पार्टी के संविधान में है। ये लोग मुसोलिनी से यही सीख के आए, जो विरोधी है, जो आपके असहमत है, उसे कुचल दो, दबा दो। असहमति का कोई स्थान इनके कार्यों में नहीं देखने को मिलेगा, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। अजीत,
मैंने पहले भी निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सारे सवाल का जवाब एक-एक करके। अजीत विसारिया जी। अजय, अजय, मुझे देखो, ऐसा है कि यहाँ प्रदेश स्तर पे क्या बात हुई है, क्या घटनाक्रम है, किसने क्या बयान दिया, मुझे जानकारी नहीं है। मैं सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूँ, एक एक करके। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। मोदी का अपमान करते करते ओबीसी का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी की झूठ बोलने की आदत है। राहुल बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। ये तमाम बातें स्मृति ईरानी की ओर से कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। देखिए, लगातार कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है और ऐसे में उनका जवाब दिया गया। कहा गया कि बौखलाहट में देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी संसद में झूठ बोलते हैं, पीएम की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राहुल ने कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला। कहा कि मोदी का अपमान करते करते ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं राहुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला बोला स्मृति ईरानी ने। पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। और इसी के साथ सुनाते हैं आपको कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा और इसके साथ ही अधीर रंजन ने भी क्या कुछ कहा। नहीं, ये देखो, अब वो लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कमजोर करने के लिए, लेकिन घर खाली करे तो वो अपने माता के घर में जाके रहेंगे या कहीं हमारे पास आएंगे, हम खाली करके देंगे। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से बड़े विस्तार से कह दिए गए कि राहुल गांधी जी की भाषण के क्या है, उनकी व्याख्यान क्या है, और इसके साथ ओबीसी का जरा सा भी ताल्लुकात नहीं है। और ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ओबीसी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ओबीसी को इतने आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। जो हो गया सो भूल जाओ। मोदी जी और ईरानी जी, अभी तुम्हारे सारे गुब्बारा
गुब्बारा से गैस निकल चुके हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी आवास खाली करने पर राहुल गांधी का बयान आया है। बड़ी खबर, सरकारी आवास खाली करने पर राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से लोकसभा सचिवालय के पत्र का पालन करूंगा। आवास में बिताई गई यादों के लिए शुक्रगुजार हूं। लोकसभा सचिवालय की ओर से मिले नोटिस का जवाब दिया गया है राहुल गांधी की ओर से। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ईमानदारी से लोकसभा सचिवालय के पत्र का पालन करूंगा। आवास में बिताई गई यादों के लिए शुक्रगुजार हूं। अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। हालात ये हैं कि सदन भी नहीं चल पा रहा। इसी मसले पर आज बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी संसदीय समिति की बैठक की। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक हुई है। राहुल गांधी और अडानी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर है, निशाना साध रही है। एक और बड़ी खबर, लंदन में देश को लेकर विवादित बयान के बाद बीजेपी अब राहुल गांधी को वीर सावरकर के मुद्दे पर घेर रही है। वीर सावरकर पर बोलकर राहुल बीजेपी के तो निशाने पर आ ही गए, लेकिन अब उन्हें सहयोगियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल को वीर सावरकर का जिक्र ना करने की सलाह दी, तो वहीं वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR कराने की बात कही। डेफिनेटली ये सिर्फ माननीय उद्धव ठाकरे जी का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र की पूरी जनता का ये सवाल है कि वीर सावरकर एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। वीर सावरकर के बारे में हमेशा हमारे दिल में एक श्रद्धा की भावना रही है। तो बार बार उनका इस प्रकार से उल्लेख करना कि माफी मांगी ये गलत है, और इसलिए हम जो बैठक बुलाई थी खड़गे साहब ने, हम नहीं जा सके क्योंकि हमारी एक भावना थी। आज भी जो बैठक है विपक्ष की, हम वहां भी नहीं पहुंचे हैं, और डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि वीर सावरकर जी का अपमान नहीं होना है। हमारे खड़गे जी से बात हो गई है और भी सभी नेताओं से बात हो गई है। आज दिन भर हम राहुल जी से बात करेंगे। नहीं, राहुल गांधी हर बार जब अपमान करते हैं तो हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की है। बीच में महाराष्ट्र में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उसके अगेंस्ट पुलिस केस भी मैंने की है। 5 साल पहले मैंने भोईवाड़ा कोर्ट में केस किए फौजदारी, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए। तो और अभी जाके मैं वापस कार्रवाई करूंगा ही, FIR फाइल करूंगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए, इतनी तत्परता राहुल गांधी के मामले में दिखाई जा रही है। 18 राजनीतिक दल काफी लंबे समय से जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है, LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, EPF का पैसा लोगों का डूब रहा है, और भारत की सरकार और प्रधानमंत्री जी अडानी का आ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जेपीसी से जांच कराओ, उस पर कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी पर कार्रवाई करने में यह सरकार इतनी तत्परता दिखा रही है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि अडानी के महाघोटाले से मोदी जी की सरकार। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया हिंसा में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शर्जील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने
रद्द किया है बरी करने का आदेश। शर्जील समेत कई आरोपियों को बरी करने का फैसला पलट दिया गया है। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी करने का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया है। जामिया हिंसा केस में शर्जील और सफूरा समेत 9 आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया है। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। पिछले हफ्ता 2 घंटे से अधिक की सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से थाईलैंड भागने की फिराक में अमृतपाल। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को चिट्ठी लिखी है। अमृतपाल को भागने से रोकने की गुजारिश की गई है। पंजाब पुलिस की एक टीम नेपाल भी पहुंची है। नेपाल में अमृतपाल की तलाश में जुट गई है पुलिस। अमृतपाल के पास कई फर्जी पासपोर्ट होने की आशंका जताई गई है। सीधा सुनाते हैं आपको इस वक्त प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं अतीक के मामले में। जाएगी अपराधियों के और माफियाओं के चिन्हीकरण में न कोई क्षेत्र, न कोई जाति और न कोई धर्म का ध्यान दिया गया है। सभी माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर ऐसे 66 माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसका अनुश्रवण खुद एंटी माफिया टास्क फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं उसके बहुत ही अब सफल परिणाम आने लगे हैं। अब तक जो माफिया चिन्हित हैं उनकी लगभग 2827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो इनके ठेके, टेंडर इत्यादि से जो इनको हानि हुई है सभी माफियाओं को, उसकी राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने इस दौरान माफिया या इनके साथियों को जो दंडित कराया है उनकी संख्या लगभग 48 है। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सज़ा सुनाई गई है। जिस केस में सज़ा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा।
इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माफियाओं के प्रति कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे तथा आने वाले समय में हम हर एक माफिया को सज़ा दिलाने की और उसको कानून के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज करने की हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है और आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। हम कह सकते हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा किया था, उसको भी आज कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं मोहर लगाएगी। जी अवश्य, जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो ऐसे माफिया जो कि पिछले 40 वर्षों से लगातार अपराध कर रहे हैं, तो मुख्य माफियाओं को जो सज़ा दिलाने की कड़ी के क्रम में आज ये महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसके पहले भी जो चिन्हित माफिया हैं जैसे कि मुख्तार अंसारी। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यूपी पुलिस लगातार तत्पर है ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए जो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।